सोचिए, मई 2026 का वक्त है, दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा है, अगली रणनीतियों पर चर्चा हो रही है, लेकिन असली खेल कहीं और चल रहा है। दिल्ली के शोर शराबे से करीब 2000 किलोमीटर दूर एक ऐसा सियासी बदलाव आकार ले रहा है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये कहानी दिल्ली के किसी पारंपरिक सत्ता केंद्र की नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम समझेंगे कि कैसे मुख्यधारा की राजनीति से बहुत दूर माने जाने वाले एक क्षेत्रीय नेता ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। और यहीं से आता है आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या हिमंता बिस्वा शर्मा भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल, ये वही नाम है जिन्हें उनके समर्थक बड़े प्यार से मामा कहते हैं, और उनके राजनीतिक विरोधियों के लिए वो शायद देश के सबसे आक्रामक रणनीतिकारों में से एक हैं। आजकल दिल्ली के सत्ता के गलियारों में बस यही चर्चा है कि क्या नॉर्थ ईस्ट से निकला ये नेता राष्ट्रीय राजनीति का अगला सबसे बड़ा चेहरा बनने वाला है। अब देखिए, एक तरफ है दिल्ली की वो पारंपरिक राजनीति जिसने सच कहूं तो शुरू में इस नेता को इतनी गंभीरता से लिया ही नहीं था, और दूसरी तरफ है असम का वो जबरदस्त रणनीतिक बदलाव। एक वक्त था जब वहां भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान लगभग खत्म माना जाता था, और आज वो सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। इस पूरी आक्रामक रणनीति के पीछे सिर्फ एक शख्स का दिमाग है जिसने सचमुच पूरे नॉर्थ ईस्ट के राजनीतिक नक्शे को ही पलट कर रख दिया है। तो चलिए, भाग 1, असम का इतिहास, 600 वर्षों का संघर्ष। हिमंता बिस्वा शर्मा को समझने के लिए पहले असम को समझना बहुत जरूरी है। बाहर से देखने में असम शायद सिर्फ चाय के बागानों का खूबसूरत राज्य लगे, लेकिन इसकी असली कहानी इसकी पहचान से जुड़ी है। अपनी भाषा और संस्कृति के खो जाने का एक ऐसा डर जो दशकों से वहां के लोगों में, उनकी रग-रग में गहराई तक बसा हुआ है। अब इस भौगोलिक चुनौती को देखिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आमतौर पर चिकन नेक भी कहा जाता है। ये एक बेहद पतला सा रास्ता है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से जोड़ता है। लेकिन ये सिर्फ एक भौगोलिक रुकावट नहीं है। ऐतिहासिक रूप से ये असम के उस अकेलेपन का, उस राजनीतिक आइसोलेशन का एक बहुत बड़ा प्रतीक रहा है। एक ऐसी फीलिंग कि दिल्ली तो उनकी बुनियादी चिंताओं को कभी सच में समझ ही नहीं सकती। असम का इतिहास कुछ ऐसे पड़ावों से गुजरा है जिसे भुलाना नामुमकिन है, जैसे 1671 का सरायघाट युद्ध, जब अहोम शासकों ने मुगलों को रोक दिया था। ये असमिया प्रतिरोध का बहुत बड़ा प्रतीक है। फिर 1947 का विभाजन, उसके बाद 1971 में बांग्लादेश का बनना, जिसने बॉर्डर पर माइग्रेशन को बहुत तेजी से बढ़ाया, और आखिर में 1983 का वो दर्दनाक नेल्ली नरसंहार। ये सब सिर्फ नंबर्स या तारीखें नहीं हैं, ठीक है? ये वो ऐतिहासिक घाव हैं जिन्होंने आज की आधुनिक असमिया राजनीति की पूरी नींव रखी है। इन्हीं सब घावों ने 1980 के दशक के आते आते एक बहुत ही विस्फोटक माहौल तैयार कर दिया था। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी AASU तेजी से आगे आई। सड़कों पर लगातार प्रदर्शन, कर्फ्यू का माहौल। लोगों में बहुत गुस्सा था कि दिल्ली उनके संसाधनों का इस्तेमाल तो कर रही है, पर बदले में उन्हें सिर्फ उपेक्षा मिल रही है। और इसी क्रोध के बीच ULFA जैसे उग्रवादी संगठन सामने आए। वो दौर असम के लिए सच में बहुत ही खौफनाक और अस्थिर था। इसी उथल-पुथल वाले माहौल में एंट्री होती है भाग 2 की, छात्र राजनीति में उदय, कैंपस से चुनाव तक। सारी अशांति के बीच 1969 में पैदा हुए एक लड़के ने राजनीति को बहुत करीब से देखा, हिमंता बिस्वा शर्मा। उन्होंने बहुत जल्दी यह समझ लिया था कि यहाँ राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर अपने अस्तित्व और पहचान की लड़ाई बन चुकी है। गुवाहाटी के प्रतिष्ठित कॉटन कॉलेज में कदम रखते ही उनका राजनीतिक ग्राफ तेजी से ऊपर गया। वो बहुत ही जल्द छात्र संघ के महासचिव बन गए, और डिबेट करने में तो उनका कोई सानी ही नहीं था। एक बात बिल्कुल क्लियर थी, वो सिर्फ सिस्टम का हिस्सा बनकर खुश रहने वालों में से नहीं थे। उनकी महत्वाकांक्षा उस पूरे सिस्टम को ही अपने कंट्रोल में लेने की थी। लेकिन राजनीति का रास्ता कभी इतना सीधा थोड़ी होता है। साल आया 1996। कांग्रेस के टिकट पर जालूकबाड़ी सीट से उन्होंने अपना पहला बड़ा चुनाव लड़ा, और नतीजा क्या रहा? वो हार गए। और पता है उनके सामने कौन था? उनके अपने ही पुराने राजनीतिक गुरु भृगु फुकन। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा झटका था। पर इस हार के बाद पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की एक छोटी सी सलाह उनके लिए टर्निंग पॉइंट बन गई। राव ने कहा था, चुनाव हारने के बाद भी किसी नेता को अपनी सीट कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हिमंता ने बस इस बात को गांठ बांध लिया।
अगले 5 साल उन्होंने दिन रात एक कर दिया, वकालत की, जमीन पर लोगों के बीच रहे और पूरे लोकल सिस्टम पर ऐसी मजबूत पकड़ बनाई जिसे तोड़ना नामुमकिन था। यहां से शुरू होता है भाग 3, कांग्रेस के साल, एक समानांतर सत्ता का केंद्र। उनकी वो 5 साल की मेहनत 2001 में रंग लाई और वो आखिरकार चुनाव जीत गए। तरुण गोगोई की सरकार सत्ता में आई, लेकिन देखते ही देखते असम की राजनीति में एक पैरेलल पावर सेंटर यानी समानांतर सत्ता का केंद्र खड़ा हो गया, और वो केंद्र कोई और नहीं, खुद हिमंता बिस्वा शर्मा थे। स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त और योजना, सरकार के सबसे अहम मंत्रालय उनके पास आ गए। अफसरशाही पर उनका कंट्रोल एकदम अछूत था। असम में तो लोग मजाक में यहां तक कहने लगे थे कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, सरकार तो कोई और ही चला रहा है। जब भी राज्य में कोई संकट आता, वो एक ऐसे प्रशासक बनकर सामने आते जो सच में तुरंत नतीजे दे सकता था। लेकिन 2006 आते आते एक बड़ी टकराहट शुरू हो गई, एक ग्लास सीलिंग जिसे तोड़ना मुश्किल हो रहा था। एक तरफ उनकी जमीनी पकड़ और मेरिट था, और दूसरी तरफ थी कांग्रेस के अंदर की परिवारवाद की राजनीति, जहां गौरव गोगोई का उदय हो रहा था। कई विधायकों के समर्थन के बावजूद दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व ने हिमंता की ताकत को पहचानने में बड़ी चूक कर दी। उन्हें एहसास हो गया था कि जिस कुर्सी के लिए उन्होंने इतने वर्षों तक मेहनत की है, वो अब उनसे दूर जा रही है। फिर आता है भाग 4, बीजेपी की ओर कदम, नॉर्थ ईस्ट का बदलाव, साल 2015। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, हिमंता ने कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। देखा जाए तो उनके लिए यह सिर्फ एक पार्टी बदलना नहीं था, यह सम्मान की लड़ाई थी, एक नया रास्ता था। कांग्रेस को शायद तब तक इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसने सिर्फ एक नेता को नहीं, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के राजनीतिक आधार को ही हमेशा के लिए खो दिया है। देखिए, बीजेपी को उस वक्त एक ऐसे व्यक्ति की सख्त जरूरत थी जो पूर्वोत्तर की इस जटिल जातीय और सांस्कृतिक राजनीति को गहराई से समझता हो। हिमंता को नेडा यानी नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का प्रमुख बनाया गया। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। उन्होंने एक एक करके त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, इन सभी राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगियों का परचम लहरा दिया। अगर दोनों दौर को कंपेयर करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। कांग्रेस के दौर में वो एक बेहतरीन प्रशासक जरूर थे, पर उनकी महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन बीजेपी के दौर में उनकी प्रगति की कोई सीमा नहीं रही। नेता चीफ बनकर वो एक ऐसे रणनीतिकार बन गए जिसने सब कुछ बदल दिया। 2016 में जब बीजेपी ने पहली बार असम जीता तो मुख्यमंत्री भले ही सर्बानंद सोनोवाल बने हों, पर हर कोई जानता था कि इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे का असली दिमाग किसका था। अब आते हैं भाग 5 पर, एक नया राष्ट्रीय चेहरा, मुख्यमंत्री और ब्रांड। 10 मई 2021 का वो दिन आया और वो आखिरकार आधिकारिक तौर पर असम के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनका सफर सिर्फ प्रशासन तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने लगातार खुद को एक ऐसे पावरफुल नेशनल ब्रांड में बदल लिया है जिसे पूरे देश में पहचाना जाता है। उनके कार्यकाल की बात करें तो राय हमेशा बंटी हुई रही है, एकदम दो अलग किनारों पर। जैसे उनकी अरुणोदय स्कीम और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, समर्थकों के लिए ये सीधा आर्थिक विकास है। वहीं दूसरी तरफ CAA और NRC जैसे फैसलों को एक तबका असमिया संस्कृति की सुरक्षा के लिए जरूरी मानता है, तो विरोधी इसे नागरिकता और पहचान का संकट बताते हैं। पुलिस एनकाउंटर्स को कुछ लोग सख्त प्रशासन कहते हैं, तो कुछ मानव अधिकारों का उल्लंघन। बाल विवाह के खिलाफ अभियान को जहां एक बड़ा सामाजिक सुधार कहा गया, वहीं विरोधियों ने इसे पॉलिटिकल टारगेटिंग का नाम दिया। लेकिन इन सभी विवादों और बहसों के बीच एक काम जो उन्होंने बहुत ही चतुराई से किया है, वो है मीडिया नैरेटिव पर कंट्रोल। 2024 के चुनावों तक वो सिर्फ असम के मुख्यमंत्री नहीं रहे, बल्कि एक राष्ट्रीय प्रचारक बन चुके थे। प्रशासनिक ताकत, आक्रामक राष्ट्रवाद और मीडिया नैरेटिव को कंट्रोल करने की उनकी महारत, इस कॉम्बिनेशन ने उन्हें एक ऐसा नेता बना दिया है जो सीधे जनता से भावनात्मक और वैचारिक स्तर पर जुड़ता है। तो अब घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। जिस नेता को दिल्ली ने कभी गंभीरता से नहीं लिया, आज वो एक नए राजनीतिक मॉडल का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। तो क्या क्षेत्रीय पहचान और आक्रामक राष्ट्रवाद का ये अनोखा मिश्रण उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के सबसे ऊंचे शिखर तक ले जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है कि भारतीय राजनीति का भविष्य इस बार दिल्ली से नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र के किनारों से लिखा जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। पर एक बात तो पक्की है, इस पर सबकी नज़र जरूर बनी रहेगी।